स्टूडेंट्स, संस्कार क्लासेस चिड़ावा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिज़िक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं अपन। इसमें 2-3 टॉपिक करवा दिए रीड सिलेबस में। नया टॉपिक चालू करेंगे आज, दर्पण, मिरर। कौन कौन से प्रकार के हैं दर्पण, किस प्रकार से उस प्रतिबिंब बनते हैं, ये सभी देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे अपन समतल दर्पण, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इससे पहले भी अपन थोड़ी सी समतल दर्पण की चर्चा की थी। उसमें क्या लिखा था, समतल दर्पण क्या है, परावर्तन के दो रूप पढ़े थे अपन, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन है वो समतल दर्पण से ही होता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाया जाता है और कितनी इसकी फोकस दूरी है, कितनी वक्रता त्रिज्या है, वो सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। एक प्लेन कांच जिसकी एक सतह रज्जित होती है, तो प्रतिबिंब का निर्माण देखिए। ये एक सतह पर इसकी पॉलिश कर देते हैं। एम और एम डैश मान लिया समतल दर्पण। यहाँ एक वस्तु रख देते हैं अपन जिसका प्रतिबिंब देखना है, पी या ओ लिख दो, ऑब्जेक्ट। वस्तु प्रतिबिंब कैसे बनेगा, क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए। प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरण 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर मिलती है, 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2, वहाँ क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें कहाँ आ रही हैं, दर्पण पे, यहाँ से परावर्तित होकर के साइड में चली गई। यहाँ क्या है, आँख, आए। अपन खड़े यहाँ प्रतिबिंब को देख रहे हैं। अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं आँख के पास जा रही, ये अपन आँख से देखते हैं तो अपने को इस प्रकार से दिखाई देती है। इस प्रकार से आती हुई दिखाई देती है। तो ये हो गया इमेज, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज था। ये क्या है, समतल दर्पण। ये बिंब हो गया, ये प्रतिबिंब। अब देखो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्रतिबिंब की विशेषताएं, पहली विशेषता, समतल दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, आभासी सीधा, पार्श्व परिवर्तित, प्लस
अनावर्तित बनता है। आभासी के साथ सीधा, पार्श्व परिवर्तित, अनावर्तित। अनावर्तित का मतलब वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर 2 नंबर। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर वस्तु या बिंब स्थित है, बिंब स्थित होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि यदि वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यदि वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनता है। आकार में कैसा होगा? वस्तु के बराबर। स्थिति कैसी, प्रकृति कैसी होगी? आभासी और सीधा। एक नाम आया इसमें पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या है यहाँ पे? पार्श्व परिवर्तित पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है जब अपन दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं तो दायां भाग बाईं ओर व बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है? बायां भाग दाईं ओर व दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। यह है पार्श्व परिवर्तित। इसको अपन पार्श्व परिवर्तित कहते हैं। तो समतल दर्पण एक समतल कांच जिसका एक भाग रज्जित, इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, पार्श्व परिवर्तित और अनावर्तित बनता है। प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होती है। जितनी दूरी पर वस्तु कहाँ से? दर्पण से। इसमें एक नाम आया पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित का मतलब क्या है? बायां भाग दाईं ओर व दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता हो। लेफ्ट साइड राइट साइड में और राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। जैसे अपन उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे ये P है, ऊपर खड़ी है तो ये भी ऊपर खड़ी है। ये इसके P का ये अब सीधी है। अब ये इस प्रकार से इसकी पार्श्व साइड हो गई। ये राइट साइड थी, ये लेफ्ट साइड थी। अब ये जो राइट साइड है ये लेफ्ट साइड में होगी और लेफ्ट साइड राइट साइड में होगी। इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। तो ये जो घटना है वो है पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित पार्श्व परिवर्तित इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। अब और देखिए समतल दर्पण में क्या क्या विशेषताएं हैं। समतल दर्पण की अपन चर्चा कर रहे थे तो समतल दर्पण में क्या देख लिया? प्रतिबिंब का निर्माण देख लिया। समतल दर्पण कैसा होता है वो देख लिया। एक अपन ये देख रहे हैं, देखिए एक नाम आता है आभासी और एक नाम आता है वास्तविक। एक आता है सीधा, एक आता है उल्टा। लगभग बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि ये तो उनका पढ़ा हुआ रहता है कि आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा। कहाँ आभासी सीधा बनता है, कहाँ वास्तविक उल्टा बनता है, वास्तविक के साथ उल्टा आता है या आभासी के साथ उल्टा आता है। तो इसमें ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ अपन देखते हैं कि आभासी लिखा हुआ है, यहाँ वास्तविक लिखा हुआ। इसमें अक्षर देखते हैं तो आभासी में कम अक्षर है, वास्तविक में ज़्यादा अक्षर है। ये तो
स्थिति है। अभी से जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। अब इसमें भी देखेंगे सीधे में कम अक्षर हैं और उल्टे में ज़्यादा अक्षर हैं, तो आप निसंकोच रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आभासी है इसको सीधे से मिला दो और वास्तविक इसको उल्टे से मिला दो। इसमें क्या करना है आपको, आभासी में कम अक्षर हैं, जो तो सीधी स्थिति उसमें कम है, वास्तविक में ज़्यादा है तो उल्टे में ज़्यादा है। तो परमानेंटली आप क्या ध्यान रखेंगे कि कौन सा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। आभासी प्रतिबिंब ध्यान रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा, ये ध्यान रखें। कम अक्षर हैं, इसमें भी कम है, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, तो ध्यान रखेंगे कि आभासी जो प्रतिबिंब होगा हमेशा ही सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा बनेगा। केवल एक स्थिति को ध्यान में रखना है, एक आती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो आगे पढ़ेंगे अपन। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसमें दो लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो एक बीम होती है, पहला लेंस प्रतिबिंब बनाता है, फिर पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करेगा, बिंब का कार्य करेगा। तो उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो प्रारंभिक बिंब के सापेक्ष क्या होगा, आभासी होगा, लेकिन उल्टा होगा। केवल एक कंडीशन में, बाकी सभी कंडीशनों में आभासी के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए समतल दर्पण, एक होती है फोकस दूरी, जिसको अपन एफ से लिख देते हैं, एक होती है वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से लिखते हैं। अभी गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे अपन। इन दोनों में संबंध होता है क्या, F बराबर R/2, ये ध्यान रखिए। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, कई बार ऐसा लिखा जाता है निम्न में से कौन सा सही है, 2F बराबर R आ गया, या 2R बराबर F आ गया, या R बराबर F/2 आ गया, या F बराबर R/2 आ गया। इसमें दो ऑप्शन सेम है, दो सेम है, तो ये कंफ्यूज हो जाता है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ध्यान रखेंगे फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब या तो वक्रता त्रिज्या को आधा करो या फोकस दूरी को क्या करो, दुगुना करो। तो देखो फोकस दूरी को दुगुना कर रखा है, बराबर में क्या आ गई, वक्रता त्रिज्या। नीचे वाले ऑप्शन में आएंगे तो फोकस दूरी पूरी लिख दी, तो वक्रता त्रिज्या को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो ये दोनों सही है। अब इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि चारों देखे हुए लग रहे हैं, कौन से सही है। तो इसमें भी क्या ध्यान में रखना आपको, देखिए अपन अल्फ़ाबेट ABCD को गिनते हैं अल्फ़ाबेट में, तो F पहले आता है, R बाद में आता है। एक बात ऐसा भी कह सकते हैं, F हमेशा छोटा लिखा जाता है, R हमेशा बड़ा लिखा जाता है। ये बात, ये भी नहीं, छोटा बड़ा नहीं लिखेंगे तो आप काउंटिंग के आधार पर अल्फ़ाबेट की काउंटिंग करेंगे तो F पहले आता है, R बाद में आता है। इसका मतलब इसके नंबर सिस्टम करेंगे तो F का कम है और R का ज़्यादा है। तो कम और ज़्यादा नंबर वाली संख्या को अपन बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, या तो कम वाली को मल्टीप्लाई करेंगे या ज़्यादा वाली में डिवाइड करें। तो ज़्यादा वाली को क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड कर रहे हैं, या कम वाली को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमेशा वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, F बराबर R/2। बड़ी संख्या को तोड़ दो या छोटी संख्या को जोड़ दो। तो बड़ी संख्या कौन सी है, R, छोटी संख्या कौन सी है, F। तो या तो R को डिवाइड करो या F को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो F बराबर क्या हो गया, R/2। ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या है, एक रिलेशन है। अब देखिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण भी है, उत्तल दर्पण भी, उसमें त्रिज्या भी होती है, फोकस दूरी भी होती है। लेकिन समतल दर्पण है, इसमें कोई वक्रता त्रिज्या नहीं होती। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब त्रिज्या कब होगी, जब किसी वस्तु की आकृति गोलाकार या वर्ताकार होगी। तो ये तो बिल्कुल समतल है, तो इसकी तो अपन त्रिज्या ले ही नहीं सकते। तो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या पूछी है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, R बराबर, जैसे मान लो ये है,
ये गोलाकार या वर्ताकार भाग है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्र भाग की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब ये बहुत बड़ा है तो बड़ी हो जाएगी, और बड़ा है तो और बड़ी हो जाएगी, धीरे 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 और बड़ा हो जाएगा तो और बड़ी, बिल्कुल सीधा हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि इसका अंतिम पॉइंट कहाँ है। तो इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। शून्य मत कर देना, अनंत करना है। दूसरी फोकस दूरी। अब ये रिलेशन याद है आपके तो सही लिख देंगे, अदरवाइज गलत लिख देंगे। कारण कि अनंत और 1/अनंत दोनों में अंतर है। 1/अनंत का मान कितना होता है? 0 होता है। और 0 में किसी राशि का भाग लगाएंगे तो 0 में किसी राशि का, और किसी राशि में 0 का लगाएंगे तो अनंत हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ 0/2, कितना आ गया? 0 आ गया। 2/0 लिखूँ तो क्या आ गया? अनंत आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिलेशन याद है तो अपन ये भी याद कर सकते हैं। तो F बराबर क्या है? R/2। अब R तो हमें पता है कितनी? इनफाइनाइट, और 2 का भाग लगा देंगे। देखिए अनंत को तोड़ने से या अनंत में कोई संख्या जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अनंत में 2 का आधे अनंत का मतलब क्या है? अनंत ही है, तो इसको भी अपन अनंत ही लिखेंगे। तो फोकस दूरी भी क्या होगी? अनंत होगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती हैं? अनंत होती हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। आप देखिए समतल दर्पण में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ बनते हैं वो देखना है। तो अपन नई हेडिंग क्या डालेंगे? 2 समतल दर्पणों को परस्पर किसी कोण थीटा पर रखने पर, थीटा कोण पर रखने पर उनके मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। हेडिंग क्या देखिए? 2 समतल दर्पण हैं। 2 समतल दर्पणों को अपन ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अलग अलग आकृति में दोनों को समांतर भी रख सकते हैं, दोनों को लंबवत भी रख सकते हैं, दोनों को 45 डिग्री पे भी रख सकते हैं, दोनों को 60 डिग्री पे भी रख सकते हैं। इस प्रकार से 2 समतल दर्पणों को रख के उनके बीच में कोई भी अपने एक बिंब या वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले तो अपन यही देख लेते हैं। 2 समतल दर्पणों को परस्पर समांतर रखने पर उनके मध्य स्थित वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। क्या है? यदि आप 2 समतल दर्पणों को परस्पर समांतर रखते हैं और उसके बीच में कोई वस्तु रखी हुई है, उनसे अपन प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कैसी होती है? कितनी होती है? अनंत होती है। इसको साधारणतः अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं। यदि बार्बर की दुकान पे अपन जाते हैं, सैलून की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ दोनों द्वारों पे समतल दर्पण लगे रहते हैं सीधे। उसके बीच में अपन बैठते हैं कटिंग करवाने के लिए, तो आगे पीछे देखते हैं तो अपने अनंत चेहरे दिखाई देते हैं। एक दर्पण में दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस प्रकार से आपको अनंत चेहरे दिखाई देंगे। तो वो
अनंत चेहरे वो क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या है। तो दो समतल दर्पणों को परस्पर समांतर रखा जाता है और उनके बीच में कोई वस्तु व्यवस्थित करेंगे। बीच का मतलब ये नहीं है ठीक मध्य में रखें, कहीं भी रखें तो उनके बीच में दो किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। अब ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लेकिन इसको और किस तरह से पूछ सकते हैं। अनंत का मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको किस प्रकार से समझना चाहिए हमें कि अनंत दो समांतर, लेकिन समांतर के अलावा परस्पर उसको लंबवत भी रख सकते हैं। अपन उसको 45 डिग्री कोण पर भी रख सकते हैं, अपन उसको 60 डिग्री कोण पर भी रख सकते हैं, अपन उसको 65 डिग्री कोण पर भी रख सकते हैं, 50 डिग्री कोण पर भी रख सकते हैं, कितने भी कोण पर रख सकते हैं। तो प्रतिबिंबों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लिए दो फॉर्मूले हैं, वो आपको याद करने हैं। देखिए, तो अपन भाषा क्या लिखेंगे, दो समतल दर्पणों को परस्पर थीटा कोण पर रखा जाए तो उनके मध्य स्थित वस्तु द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, यदि दो समतल दर्पणों को परस्पर थीटा कोण पर रखा जाए तो उनके मध्य स्थित वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n है। तो n का मान किस प्रकार से निकालेंगे। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान रखें क्वेश्चन गलत नहीं हो जाए। हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो हर टॉपिक में अपने को अच्छी तरह से कमांड करनी है कि कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं हो, ध्यान रखें। तो पहली कंडीशन, प्रतिबिंबों की संख्या क्या है, यहाँ पे n ले लिया तो n का ये सूत्र हो गया 2 पाई बटा थीटा। अब 2 पाई तो क्या है यहाँ पे, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री और थीटा क्या है, कौन सा, वह कोण जिस पर दोनों समतल दर्पण रखे हुए हैं। तो थीटा कोण हो गया कौन सा, समतल दर्पणों के मध्य बनने वाला। अब 2 पाई बटा थीटा है। सपोज करो कि आपको थीटा की वैल्यू 90 दे दी, दोनों परस्पर लंबवत हैं, दोनों क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो 2 पाई अपॉन 90, इसका मतलब 360 डिवाइडेड बाई 90 कितने हो गए, 4। इसका मान कितना आ गया, 4 सम है या विषम है, एक संपूर्णांक है। कैसा है 4, एक संपूर्णांक है। यदि 2 पाई बटा थीटा की वैल्यू क्या आए, इवन सम आए, तो क्या करना आपको, जो प्रतिबिंब है उसमें से एक घटा देना है। तो n बराबर क्या है, 2 पाई बटा थीटा। n की वैल्यू तो यही रखनी है आपको, 2 पाई बटा थीटा। यदि 2 पाई बटा थीटा क्या हो, सम हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या करनी है, 2 पाई बटा थीटा माइनस 1 2 पाई बटा थीटा एक संपूर्णांक हो। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखेंगे, एक संपूर्णांक। तो क्या करना है, जैसे यही उदाहरण लिख ले, इसके साथ साथ थीटा वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो n इक्वल टू 2 पाई अपॉन 90 माइनस 1 बराबर 360 बटा 90 माइनस 1। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। दूसरी बात, यदि प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 2 पाई बटा थीटा ही आएगी, कब, जब 2 पाई बटा थीटा क्या हो, जब 2 पाई बटा थीटा क्या हो, एक
विषम पूर्णांक हो। 2 पाई बटा थीटा क्या हो? एक विषम पूर्णांक हो। ठीक है, तो 2 पाई बटा थीटा एक सम पूर्णांक है, तो क्या होगा? प्रतिबिंबों की संख्या 2 पाई बटा थीटा में से एक घटा देंगे। यदि 2 पाई बटा थीटा ऑलरेडी एक विषम पूर्णांक है तो इसमें से आपको कुछ नहीं घटाना है। तीसरी कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब की तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन n बराबर 2 पाई बटा थीटा -1। कब? इसमें तो पहला तो क्या लिखा? सम पूर्णांक हो। इसमें क्या हो? एक विषम पूर्णांक। अब तीसरी कंडीशन में ये लिख दिया 2 पाई बटा थीटा -1। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु है वो दर्पण में कहाँ रखी हो? वस्तु बिंब दोनों दर्पणों के मध्य सममित रखी हो या सममित द्विभाजक पर हो। इसका मतलब दोनों के जस्ट बीच में हो। तो क्या कर देंगे अपन? एक घटा देंगे। चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन n बराबर 2 पाई बटा थीटा। एज इट इज आएगा, इसमें एक नहीं घटाना है। कब? बिंब दोनों दर्पणों के मध्य असममित। इसका मतलब दोनों के ठीक बीच में नहीं रखी हो। तो क्या आएगा? n बराबर 2 पाई बटा थीटा, और दोनों के मध्य सममित रखी हो तो क्या आएगा? 2 पाई बटा थीटा -1। 2 पाई बटा थीटा -1 संपूर्णांक हो। विषम पूर्णांक हो तो जो संख्या है वो की वो होगी। और यदि दोनों के ठीक बीच में रखा हो तो जो दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या आएगी उसमें से एक घटा देंगे, और उसके बीच में नहीं रखा हो तो जो वैल्यू आएगी होगी। यदि कोई संख्या अपूर्णांकित आती है तो उसको पूर्ण रूप में लिख देंगे। जैसे 3.8 आ गया, 2.5 आ गया, तो उसको संख्या देख लेंगे कि वो आधी से ज़्यादा है तो आगे वाली संख्या लिख देंगे, आधी से कम है तो पीछे वाली संख्या लिख देंगे। इस प्रकार से अपन प्रतिबिंबों की संख्या देखेंगे क्या? जब दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पे रखा हुआ है। अब ज़्यादातर तो ये क्वेश्चन पूछा, दो समतल दर्पणों को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या, दो समतल दर्पणों को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या हमने लिख ली थी, समांतर रखते हैं समांतर रखते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या देख ली थी कितनी? अनंत। यदि दो समतल दर्पणों को परस्पर लंबवत रखते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या 3। बस केवल क्या करना है? वैल्यू रखनी है। कोई भी वैल्यू आ गई, जैसे मान लो 60 आ गई तो 60 आ गई तो 360 बटा 60, 6 6 36 कितना आया? 6। सम है कि विषम? सम। तो क्या करेंगे? एक घटा देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। इस प्रकार से ठीक उसके बीच में है तो एक घटा देंगे, बीच में नहीं है तो जो वैल्यू आएगी वो की वो रख देंगे। यदि कोई संख्या अपूर्णांकित आती है तो उसको पूर्णांकित करके लिख देंगे अपन। ये समतल द्वारा दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पर रखते हैं तो उनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। लगभग इससे क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखें गलत नहीं हो जाए, क्वेश्चन सही करेंगे अपन। कौन सी संख्या किस प्रकार से होती है ये देखिए। अब देखिए समतल दर्पण की ऊंचाई क्या हो जिसमें एक व्यक्ति अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके। तो ऐसा लिख देंगे, h ऊंचाई का एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण
प्रतिबिंब देखने के लिए क्या लिखा है, h ऊंचाई का एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, चलिए लिखें पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम h/2 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाह रहा है, तो मान लो व्यक्ति की ऊंचाई h है, तो दर्पण की ऊंचाई क्या होगी, उसकी आधी। दर्पण की ऊंचाई 5 मीटर है, तो व्यक्ति की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10 मीटर। व्यक्ति की ऊंचाई 2 मीटर है, तो प्रतिबिंब व्यक्ति की ऊंचाई 2 मीटर है, तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। कुल मिला के वस्तु और दर्पण में क्या रिलेशन होना चाहिए, वस्तु की ऊंचाई दर्पण की ऊंचाई से दोगुनी होनी चाहिए, या दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। ये ध्यान रखें। ये था अपना समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या क्या देख लिया आपने, समतल दर्पण में ये देख लिया कि समतल दर्पण क्या है, उसमें किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, और दो समतल दर्पणों को अपन थीटा कोण पर व्यवस्थित करते हैं तो उसे अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता होती है, प्रतिबिंब हमेशा अनावर्तित, आभासी, सीधा और पार्श्व परिवर्तित होता है, और उतनी दूरी पे बनता है जितनी दूरी पे वस्तु रखी है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लें कि दर्पण से समतल दर्पण से वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब और बिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर पे बिंब है और 5 ही सेंटीमीटर पे दर्पण से क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछे तो दोनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों कितनी होगी, 5 + 5 बराबर 10 सेंटीमीटर होगी। ध्यान रखना, ये समतल दर्पण था। अब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, इसके भाग पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या, देखिए कांच के खोखले गोले से काटा हुआ भाग, कांच के खोखले गोले से काटा हुआ भाग ही गोलीय दर्पण कहलाता है, जिसका एक भाग रज्जित होता है। रज्जित का मतलब पॉलिश, एक साइड में पॉलिश, ये गोलीय दर्पण कहलाता है। ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उसी का अध्ययन करेंगे अपन। दो प्रकार के। नंबर 1, अवतल दर्पण। नंबर 2, उत्तल दर्पण। अब इसमें पहले तो मुख्य परिभाषाएं देखेंगे, फिर एक चिन्ह परिपाटी देखेंगे। ये 2 चीज़ें याद हैं तो अपन इसमें कहीं भी किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। इसमें क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है, क्यों, क्योंकि अपन रटने का प्रयास करते हैं, इसमें रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा समझ के करना है, ध्यान रखना। तो गोलीय दर्पण के कितने भाग हो गए, 2, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए दर्पण से संबंधित परिभाषा है। दर्पण से संबंधित परिभाषा है। अब ये गोलीय दर्पण है, अभी नहीं पता ये वक्राकार भाग है, उत्तल है या उत्तल है। इसके मैं यहाँ पॉलिश कर देता हूँ,
और एक ये बना करके इसके मैंने यहाँ पॉलिश कर दी। एक वक्राकार भाग के बाहर की ओर पॉलिश कर दी और एक के अंदर की ओर पॉलिश कर दी। अब अपन देखें, एक ये आकृति होती है, एक ये आकृति होती है। ये क्या है, कैसी आकृति है, अवतल, और ये उत्तल। यदि पॉलिश की हुई है तो दर्पण हो जाएगा, और पॉलिश नहीं की हुई तो लेंस हो जाएगा। अब ये भाग है, इसके इस साइड में पॉलिश है, ये सॉरी अंदर वाली साइड में पॉलिश है इसके, तो इसमें एक ऐसा ही टुकड़ा और जोड़ देंगे जिसकी साइड में पॉलिश हो। तो देखो इसके अंदर वाली साइड में पॉलिश है, बाहर साइड में पॉलिश नहीं है, तो कौन सा हो गया ये, अवतल दर्पण। और इसके अंदर वाली साइड में पॉलिश कर दी तो इसके भी अंदर वाली साइड में, तो ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। तो एक तो हो गया उत्तल दर्पण और एक हो गया अवतल दर्पण। अब देखिए कोई सा भी दर्पण ले लो, ये ले लिया, ये ले लिया P, यहाँ ले लिया F, यहाँ ले ली C, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ले ली F, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ले ली R। अब इसमें सबसे पहले तो है द्वारक। तो दर्पण का वक्र पृष्ठ द्वारक कहलाता है। नंबर 2 ध्रुव है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। फिर है वक्रता केंद्र। वक्र पृष्ठ का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस आपतित प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी ध्रुव P व मुख्य फोकस F के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या P व C के मध्य की दूरी। P का मतलब ध्रुव है,
सी का मतलब वक्रता केंद्र। फिर है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये जो रेखा है इसको मुख्य अक्ष कहेंगे अपन। कहाँ से कहाँ तक? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, P व C को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये दर्पण से संबंधित क्या होगी? मुख्य परिभाषाएं होगी, द्वारक, ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष। हालांकि इसमें क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये क्लियर होंगी तभी अपना आगे दर्पण से संबंधित समस्या है उनका समाधान कर पाएंगे। अब है एक चिन्ह परिपाटी जो वेरी इंपॉर्टेंट है इसके बाद में। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का मतलब है अपन U, V, F और R 3-4 भौतिक राशियों को परिभाषित करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी। ये कौन सी स्थिति में ऋणात्मक होती है, कौन सी स्थिति में धनात्मक होती है, इनका निर्धारण करने के लिए जिस कारक का उपयोग करते हैं वो है चिन्ह परिपाटी। तो जैसे हमने ये दर्पण ले लिया, बाहर वाली साइड में पॉलिश कर देंगे तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव है, ये इसका द्वारक, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। आपतित प्रकाश की दिशा में जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली सभी दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। दूसरा, विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तीसरा, मुख्य अक्ष से ऊपर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक व नीचे मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है। ध्यान रखेंगे, इस साइड में प्रकाश आ रहा है, इसी साइड में कोई दूरी का मापन करेंगे, क्या होगी? धनात्मक। तो ये जो दूरी होगी वो धनात्मक, ये दूरी होगी वो ऋणात्मक। प्रकाश इस साइड में आ रहा है, अपन विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में जो दूरी का निर्धारण करेंगे वो क्या आएगी? ऋणात्मक। ये मुख्य अक्ष है, इसके ऊपर अपन कितनी भी दूरी मापेंगे वो क्या आएगी? धनात्मक। और इसके नीचे कितनी भी दूरी मापेंगे वो क्या आएगी? ऋणात्मक। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, एरो का निशान इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां क्या होगी? ऋणात्मक होगी, ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होगी। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी जाने वाली सभी दूरियां धनात्मक, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी जाने वाली सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। एक देखिए, अपन दूरी का निर्धारण कहाँ से करेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ें और देखेंगे इसमें अपन। ये नोट में याद रख लेंगे, सभी दूरियों का मापन
दर्पण के ध्रुव से किया जाता है। सभी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से किया जाता है, के ध्रुव से किया जाता है। एक बात, सभी प्रकाशिक उपकरणों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी प्रकाशिक उपकरणों के लिए बिंब दूरी, जिसको U से लिखते हैं, बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या और प्रतिबिंब दूरी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकाशीय उपकरणों के लिए अलग अलग होती है, लेकिन बिंब दूरी उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सूक्ष्मदर्शी सभी के लिए क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये हमने देख लिया, समतल दर्पण की स्थिति देख ली, उसके बाद में अपने गोलीय दर्पण देख लिया, गोलीय दर्पण के दो भाग देख लिए अपने, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं देख ली, चिन्ह परिपाटी देख ली कि कौन कौन सी परिभाषाएं किस प्रकार से हैं, इसका निर्धारण कर लिया, और चिन्ह परिपाटी देख ली। अब दूरी का निर्धारण अपन प्रतिबिंब की बिंब की दूरी का निर्धारण अपन कहाँ से करते हैं, या दूरियों का मापन करेंगे, चाहे वो बिंब की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, फोकस दूरी हो, उसका सभी का निर्धारण या सभी का मापन कहाँ से करेंगे अपन? दर्पण है तो ध्रुव से करेंगे, यदि लेंस है तो प्रकाशीय केंद्र से करेंगे। तो अभी तो अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? दर्पण की चर्चा कर रहे हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखते रहें, तैयारी करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट पार्ट में अपन देखेंगे दर्पण से संबंधित प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है। धन्यवाद।